ह्यूमन के 5 सेंस ऑर्गन में ह्यूमन आई का रोल यूनिक और इम्पॉर्टेंट होता है। इसी की सहायता से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। आज हम ह्यूमन आई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो डियर, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द फेलोशिप एकेडमी। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई के आउटर मोस्ट पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। ये बिल्कुल पतली पॉलीथीन जैसी लेयर होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ह्यूमन आई का कलरफुल पार्ट जिसे आइरिस कहते हैं, इसी से आँखों का रंग डिसाइड होता है। ये ब्लू, ब्लैक, ब्राउन हो सकता है। इसके अंदर ये जो ब्लैक पार्ट होता है इसे प्यूपिल कहते हैं। इसके पीछे लेंस होता है। जब लाइट आई में एंटर करती है तो प्यूपिल लाइट को लेंस पे फोकस करता है। ह्यूमन आई को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसमें आउटर मोस्ट लेयर कार्निया है। कार्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ती है। कॉर्निया का मेन फंक्शन होता है लाइट को अलाउ करना आँखों में एंटर होने के लिए। लाइट कॉर्निया से टकराकर बेंड हो जाती है। आइरिस ह्यूमन आई का कलरफुल पार्ट है। इसी से आँखों का रंग डिसाइड होता है। किसी की आइरिस ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन हो सकती है। आइरिस प्यूपिल को चारों तरफ से घेरे रहता है। किसी भी ह्यूमन के आइरिस का जो कलर होगा वही उसके आँखों का भी कलर माना जाता है। ध्यान से किसी की आँखों में देखेंगे तो पता चलेगा कि आइरिस के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। प्यूपिल का मेन फंक्शन होता है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। कितनी अमाउंट की लाइट आँखों में एंटर होगी ये प्यूपिल डिसाइड करता है। लाइट कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर प्यूपिल के थ्रू लेंस पे जाती है। लेंस रेटिना पे फोकस करता है जहाँ पे इमेज बनता है। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल ये आउटर लेयर होते हैं, बाहर से ही दिखते हैं। आइरिस और प्यूपिल के पीछे लेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर कर्व होता है। अगर बात लेंस के टाइप की करें तो यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो लेंस होता है वो लाइट को बेंड करता है और रेटिना पे फोकस करता है ताकि इमेज अच्छे से फॉर्म हो सके। एक्वियस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट और कलरलेस फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। इसके बाद आता है रेटिना। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है। ये बिल्कुल टीवी के स्क्रीन जैसा होता है। जब सीआरटी टीवी के स्क्रीन पे फोकस करता है तो इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी प्रकार जब लाइट रेटिना पे फोकस होता है तो यहाँ पे भी इमेज फॉर्म होता है। रेटिना पे लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। आई होप कि आपको ह्यूमन आई स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। अगला टॉपिक है विजन डिफेक्ट्स एंड दियर करेक्शन, दृष्टि दोष और निवारण। पहला है मायोपिया, जिसे नियर साइटनेस भी कहते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं दो एग्जाम्पल के हेल्प से।
पहला है नॉर्मल विजन, जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है। नॉर्मल विजन पे जब लाइट पड़ती है तो इमेज रेटिना पे बनता है, बट जब आई में नियर साइटनेस डिफेक्ट हो तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। नॉर्मल विजन में लाइट रेटिना तक पहुंचती है, मायोपिया में लाइट रेटिना से पहले ही रुक जाती है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखाई देगा, यानी कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी। मायोपिया डिफेक्ट, यानी कि नियर साइटनेस के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इमेज रेटिना पे बन सके। आप चाहो तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। इसके बाद जो दूसरा डिफेक्ट होता है उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी कि फार साइटनेस, दूर दृष्टि दोष। चलिए बताइए नॉर्मल विजन में क्या होता है। जब लाइट कॉर्निया पे पड़ती है तो इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है। ये लाइट कॉर्निया से टकराई और इमेज रेटिना पे बनता है। बट हाइपरमेट्रोपिया में लाइट कॉर्निया पे पड़ती है और इमेज रेटिना के बियॉन्ड बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा, ब्लरी दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट करेक्शन के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? फार साइटनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इमेज रेटिना पे बन सके। ओके, आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली। तीसरा डिफेक्ट होता है प्रिस्बायोपिया। इसमें क्या होता है? इसमें भी इमेज रेटिना के बियॉन्ड बनता है, सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया जैसा। प्रिस्बियोपिया एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एज बढ़ती है टिश्यूज और नर्व कमज़ोर होते जाते हैं। ये बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया जैसा होता है। इसमें भी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है। इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस या बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें लाइट कुछ इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कॉर्निया या लेंस का शेप इरेगुलर होना। जब कोई व्यक्ति एस्टिग्मेटिज्म से सफ़र करता है तो उसे इमेज ब्लरी या डिस्टार्टेड दिखाई देता है, चाहे नियर ऑब्जेक्ट हो या फार ऑब्जेक्ट। इसके करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक, जब लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सबसे पहले एक प्रिज्म लेंगे। अब यहाँ पे लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाएगी। प्रिज्म ग्लास का बना है तो क्या होगा? लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा होता है और ग्लास में कम होता है। एयर यहाँ पे रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है।
दोबारा लाइट ग्लास से निकलकर एयर में आ जाएगी। यहाँ पे लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। पहली बार जब लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर किया और दूसरी बार जब ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में एंटर किया। जहाँ जहाँ से लाइट रिफ्लेक्टेड हुई है वहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें। तो आई इंसिडेंट एंगल होगा और आर रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया है, स्नेल लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, जब लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है। और जब लाइट प्रिज्म से निकलती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम बदल जा रहा है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। जब लाइट को ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है, यानी कि लाइट का बिखराव हो जाता है। कैसे, देखते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले ग्लास प्रिज्म लेंगे। अब इस प्रिज्म के थ्रू हमें लाइट बीम को पास करना है। जब लाइट बीम इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करेगा तो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ये जो वाइट लाइट होता है 7 कलर का मिक्सचर होता है। जैसे ही वाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होता है, वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे जो 7 कलर होते हैं उसे विबग्योर कहते हैं। वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, वाई स्टैंड फॉर येलो, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज, आर स्टैंड फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स होते हैं। डिस्पर्जन का मुख्य कारण है लाइट की स्पीड बदल जाना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है और एंगल भी बदल जाता है, जिसके वजह से वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इन सभी 7 कलर्स में सबसे ज़्यादा बैंड वायलेट होता है और सबसे कम बैंड रेड कलर होता है। डिस्पर्जन समझ में आ गया। चलो डिस्पर्जन पे रियल लाइफ कोई एग्जाम्पल बताओ कमेंट सेक्शन में। घोड़ा दौड़ाओ दिमाग का। समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो तो देखा ही होगा। कब बनता है रेनबो? जब बारिश बंद हो जाती है और सनलाइट प्रेजेंट होता है। जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट ग्लास प्रिज्म की तरह काम करता है और लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। रेनबो फॉर्मेशन 3 तरह के फेनोमिनन की वजह से होती है: रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है और अंदर जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और बाहर आ जाती है और यहाँ पे लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है।
इस तरीके से आसमान में मौजूद सभी ड्रॉपलेट के साथ यही प्रोसेस होता है और एक कलर का पैटर्न बन जाता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। इसे ही रेनबो कहते हैं। यहाँ पे रेनबो बनने के पीछे का साइंस क्या है? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं। गैसेस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और स्मोक पार्टिकल्स हैं। जब लाइट इन पार्टिकल्स से टकराती है तो लाइट का यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। आपने आसमान में देखा होगा कि कोई तारा कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उस स्टार से आने वाला लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो रिफ्रैक्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो तारा कभी छोटा दिखाई देता है और कभी बड़ा दिखाई देता है। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ये भी एक एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। सूरज उगने से पहले ही सूरज की किरणें दिखाई देने लगती है। सूरज डूबने के बाद भी सूरज की किरणें दिखाई देती हैं। ये सभी फेनोमिनन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का अलग अलग दिशा में बिखरना। इसे समझने के लिए हमें टिंडल इफेक्ट समझना होगा। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? जब सनलाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। यहाँ पे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। हम जानते हैं कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। सभी कलर्स का स्कैटरिंग अलग अलग होता है। किसी कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, किसी कलर का स्कैटरिंग कम होता है। ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। नेचर में स्कैटरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे समुद्र का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है। और ब्लू लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है। रेड लाइट स्कैटरिंग की बात करें तो आप हाईवे के किनारे लगे हुए बोर्ड को देखा होगा। कुछ इस तरीके के बोर्ड लगे होते हैं जिनमें रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसका स्कैटरिंग कम होता है, ताकि कोई भी ड्राइवर इस बोर्ड को दूर से ही देख सके। अगर यहाँ पे रेड की जगह पे ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होता और ड्राइवर को बिल्कुल नज़दीक आने पे ये बोर्ड दिखाई देता। चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।